Assalamualaikum dear students, welcome to इरफान साइंस एकेडमी। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स को शुरू किया था और उसके हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। तो आज हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी बैंड थ्योरी वाला जो आज हम डिस्कस करेंगे और जिसके ऊपर आज का हमारा लेक्चर बेस्ड अपॉन है। बेटे इसी के साथ अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। बेटे सबसे पहले तो हमने टॉपिक का जो मेजर पार्ट है ना एनर्जी बैंड, सबसे पहले इसको समझते हैं कि एनर्जी बैंड होता क्या है। बेटे फर्स्टली तो ये एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। एनर्जी लेवल्स को पढ़ने के लिए हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है कि हमारे पास एक दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद होता है और उसके इर्द गिर्द उसके सब शेल्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बेटे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक पर्टिकुलर जो है वो सब शेल के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ये जो है हमारे पास के सब शेल होता है, इसी तरह ये एल, ये एम और ये एन। बेटे इसको थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं इसको समझने के लिए। बेटा देखिए ये जो न्यूक्लियस है उसके करीब जितने भी एटम्स होंगे और उससे दूर जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे वैसे वैसे जो एनर्जी का लेवल है वो भी क्या होता जाएगा, डिस्क्रीट होता जाएगा। डिस्क्रीट का मतलब होता है वेरी करना। वेरी कैसे करेगा कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे या तो एनर्जी लेवल बढ़ना चाहिए या तो एनर्जी लेवल कम होना चाहिए। इस तरह ये जो एनर्जी के लेवल्स हैं ये क्या होते हैं, वेरी होते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे एनर्जी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बेटा देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बहुत करीब मौजूद है उसके ऊपर जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। इट मींस दैट हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से किसी दूसरे सबशेल में मूव करवाना। तो मैं कह सकता हूं कि बाकी तीनों सबशेल्स की निस्बत इस सबशेल में जो एनर्जी का लेवल है वो सबसे ज्यादा होगा। देन फर्दर एल सबशेल की तरफ मूव करते हैं। बेटा इसका पार्ट न्यूक्लियस है और इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से देखें इसकी निस्बत कम है, सॉरी इसकी निस्बत ज्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ही न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर कम होगी। तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन की निस्बत इसके ऊपर जो फोर्स लगानी पड़ेगी या जो एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो कम होगी, ताकि क्योंकि मैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर मूव करवाना चाहूं तो एनर्जी मुझे कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसका एनर्जी लेवल इसके एनर्जी लेवल से क्या होगा, कम होगा। अब फर्दर अगर हम एम सबशेल की बात कर लेते हैं तो बेटा एम सबशेल का डिस्टेंस देखें बाकी दोनों की निस्बत उससे भी ज्यादा है। तो इट मींस दैट इसका एनर्जी लेवल बाकी दोनों की निस्बत भी कम होगा। इस तरह अगर इसकी बात करें तो इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एन सबशेल है उसका जो एनर्जी लेवल है वो सबसे ज्यादा कम होगा। देन बेटे एनर्जी को हमने पढ़ लिया कि एनर्जी को लेवल कैसे वेरी करता है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या है कि जैसे जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे मूव करता जाता है वैसे वैसे जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है वो बाकियों की निस्बत क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो इस तरह जो एनर्जी है वो वेरी करती है फ्रॉम के टू एन, कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं जो एनर्जी का लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके बेटे। देन हम बात करते हैं एनर्जी बैंड्स की। बैंड्स कैसे बनते हैं, किसी भी वैल्यू के अंदर एनर्जी बैंड्स को कैसे प्रोड्यूस करवाया जाता है, उसको पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से एक मेजर हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वो ये है। देन के एल एम है तो मैं उनको फर्दर ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास के लेवल है, ये मेरे पास एल लेवल है, ये मेरे पास एम लेवल है और ये मेरे पास जो है वो एन सबशेल है। बेटे जब देखें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो मैं सपोज कर लेता हूं कि वो एन सबशेल में है। तो एन सबशेल के ऊपर जो ये न्यूक्लियस उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा उसको मैं इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं सपोज कर लेता हूं वो एनर्जी जो है वो n1 है। इसी तरह जब कोई दूसरा एटम रिवॉल्व करता हुआ इसके करीब आएगा तो वो भी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ताकि क्योंकि वो ये चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ उसके सबशेल में मूव कर जाए, उसके न्यूक्लियस के करीब आ जाए। तो ये भी क्या करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, एक एनर्जी लगाएगा। उसको मैं यहाँ पे एक दूसरी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसको मैं सपोज कर लेता हूँ वो n2 है। बेटा इसी तरह जब तीसरा इलेक्ट्रॉन करीब आता है, तीसरा एटम करीब आता है तो वो भी क्या करता है, एक फोर्स लगाता है जिसको मैं एक थर्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो लाइन कौन सी है, n3। अब देखें यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है।
आप देख रहे होंगे कि ये लाइंस मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूँ, ऊपर की तरफ क्यों नहीं लगा रहा। ये लाइंस जैसे जैसे नीचे आ रही है ना, एनर्जी लेवल भी कम होता जा रहा है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम का है, ये एटम और ये एटम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसके सबशेल का हिस्सा नहीं है, तो इट मींस दैट कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों की निस्बत ज्यादा होगी, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। देन ये वाला एटम आ गया तो उसकी एनर्जी उसकी निस्बत कम है, ये वाला एटम आ गया तो उसकी एनर्जी उससे कम है। इस तरह जितने भी एटम्स करीब आते जाएंगे उनके एनर्जी लेवल्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास एक बैंड बन गया। इसी तरह अगर कोई एटम, कोई इलेक्ट्रॉन जो है अगर n सबशेल में मौजूद होगा तो उसके जो हमारे पास बैंड्स बनेंगे, जो एनर्जी के डिस्क्रीट लेवल बनेंगे वो कुछ इस तरह होंगे। तो ये हमारे पास ये बन गया। इसी तरह अगर वो L में होगा तो L में जो हमारे पास सबशेल्स होंगे वो कुछ इस तरह बनेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन L में मौजूद होगा तो फिर वहां पे जो एनर्जी का लेवल होगा वो कुछ यूं होगा। बेटे ये जो सबसे लोअर लेवल है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है, उसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। देन हमारे पास जो L और M वाला बैंड आता है वो दोनों मिलके बनाते हैं फॉरबिडन बैंड। देन हमारे पास ये जो N वाला बैंड है ये हमारे पास कहलाता है कंडक्शन बैंड। बेटे कंडक्शन बैंड से जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो वो बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट की पैसेज में मदद देते हैं। हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। किसी भी यूनिट टाइम के अंदर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर जाते हैं तो वो क्या बनता है, वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से मूव करता हुआ कंडक्शन बैंड में आता है और थोड़ी सी एनर्जी की वजह से वो कंडक्शन बैंड से भी आगे निकल जाता है, तो वो क्या बन जाता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, तो वो बन जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब वो रिवॉल्व करता है, मूव करता है अपने पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक, तो वो क्या करता है, करंट को पास आउट करवाता है। बेटे एनर्जी बैंड थ्योरी ही एक ऐसी एनर्जी थ्योरी थी जो हमें बिल्कुल क्लियर डिफरेंस बताती है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के दरमियान। तो जरा इसको पढ़ लेते हैं। बेटे सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है किसी भी मटेरियल की, वो हमारे पास होते हैं कंडक्टर्स। बेटे कंडक्टर्स जो होते हैं हमने पढ़ा हुआ है, ये एक बहुत ही गुड कंडक्टर, गुड इनकी कंडक्टिविटी होती है वो बहुत जबरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है। जैसे अगर आप कॉपर की वायर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो करंट है वो बहुत अच्छी तरह पास आउट होता है, मींस के रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो बहुत कम होता है और कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो कंडक्टर जो है वो एक अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत आसानी से पास आउट हो जाती है। बेटा उसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो फॉरबिडन बैंड है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि वो वैलेंस बैंड से मूव करते हुए कहां पे चले जाएं, कंडक्शन बैंड में। और जब वो कंडक्शन बैंड से फर्दर मूव करते हैं तो फिर वहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो यही वजह है कि उनका जो फॉरबिडन बैंड और वैलेंस बैंड होता है, उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। इट मींस दैट कि इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस में मौजूद होगा तो वो फॉरबिडन में भी मौजूद है, तो हम थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे तो वो कहां पे मूव कर जाएगा, कंडक्शन की तरफ, और वो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। बेटे कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁷ ओहम पर मीटर बराबर होती है। इट मींस दैट कि इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी से कंडक्टर क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। देन हमारे पास एक दूसरी फॉर्म आ जाती है इंसुलेटर्स की। बेटे इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा हुआ है हमने कि ये क्या होते हैं, पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स कह लें आप इनको। ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं करवाते, अगर करवाते भी हैं तो वो इतनी कम होती है कि वो मेजरेबल ही नहीं होती है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बराबर होती है 10⁻⁻22 10⁻10 पर ओहम पर मीटर के बराबर होती है। इतनी ज्यादा इनके अंदर रेजिस्टेंस होती है और कंडक्टिविटी बिल्कुल कम होती है। उसकी रीजन क्या है कि फॉरबिडन और वैलेंस बैंड के अंदर जो गैप होता है ना वो इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड से पहुंचने से पहले उनकी सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो पास आउट नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते तो वहां पर जो करंट भी बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता। देन हमारे पास जो लास्ट टाइप है वो हमारे पास सेमी कंडक्टर्स। बेटे जो सेमी का वर्ड है वो निकला है ऐसे कंडक्टर से जो समटाइम्स बिहेव करते हैं एज अ कंडक्टर और समटाइम्स बिहेव करते हैं एज अ इंसुलेटर्स। वो क्यों है
क्योंकि वैलेंस बैंड और फॉरबिडन बैंड के दरमियान में इन केस तो सेमीकंडक्टर जो गैप होता है ना वो बड़ा कम होता है। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन्स को वो एनर्जी मिल जाए कि वो मूव करते हुए कंडक्शन बैंड तक मूव कर जाए तब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवा देते हैं। अगर उनके पास वो एनर्जी ना हो तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं करवाते। तो हम कह सकते हैं कि सम टाइम इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर और सम टाइम इट बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर। बाज़ ये कंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है और बाज़ ये इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है। उसकी मैंने रीजन बता दी, क्योंकि फॉरबिडन और वैलेंस बैंड के दरमियान का जो गैप है बहुत ज्यादा कम होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाए तो वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाते हैं, अगर उनको वो एनर्जी ना मिले तो वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूव नहीं कर सकते। बेटा इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻⁷ टू 10⁻⁴ पर ओहम पर मीटर तक होती है, कि ये इसकी कंडक्टिविटी जो है वो इसकी निस्बत जो है वो ज्यादा है। तो इट मींस दैट कि हम कह सकते हैं कि वो सम टाइम्स जो है वो करंट को पास करवाता है और सम टाइम वो करंट को पास आउट नहीं होने देता। तो बेटे ये एनर्जी बैंड थ्योरी है जो हमें बताती है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के दरमियान में एक बहुत बेहतरीन डिफरेंस, जिसकी मदद से तीनों वैल्यूज को जो है वो डिफरेंशिएट करना तीनों वैल्यूज के दरमियान में बहुत ज्यादा आसान है। बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।